नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज तो वैसे सबसे बड़ा बात था कि कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी, जिनका अब नया ठौर ठिकाना भारत के दक्षिण क्षेत्र में है, यानी अब वो केरल के वायनाड से सांसद हैं, उन्होंने आज वहाँ के लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि उत्तर भारतीयों की समझ में फर्क है, समझ ठीक नहीं है बनिस्बत दक्षिण भारत के लोग बहुत ही समझदार हैं। पता ना क्यों उनका ये वक्तव्य सुनकर के पहली बार मैं उनके बात से सहमति जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भी उत्तर भारतीयों के समझ पर तरस आता है ये देख करके कि राहुल गांधी जी का पूरा कुनवा उत्तर भारत के दया दृष्टि और राजनीति पर ही टिका हुआ है, जिनके नाम पर वो अभी तक कमा रहे हैं, मतलब नेहरू गांधी परिवार। तो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री और कांग्रेस के अब तक के सर्वमान्य नेता जो लोग राज करते हैं, श्रीमान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उत्तर भारत से ही लोकसभा के सदस्य थे। उनके दादी लौह महिला, मतलब उनके दादी के राजनीति पर तो मैं लेस मात्र भी उंगली उठाने की हैसियत नहीं रखता, कोई भी नहीं रखता। भारत का कोई भी जननायक, भारत का कोई भी नागरिक श्रीमती इंदिरा गांधी जी के राजनीति पर, सूझबूझ पर, कार्य पर उंगली नहीं उठा सकता। मैं भी नहीं उठा रहा हूँ, प्रातः बंदनी है मेरे लिए, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो उत्तर भारत से ही राजनीति में प्रवेश की और वहीं से संसद सदस्य थी, देश की प्रधानमंत्री बनी। श्रीमान राहुल गांधी के पूज्य पिता श्री राजीव गांधी जी भी उत्तर भारत से ही, उसी अमेठी से जहाँ की जनता ने उनको उनकी औकात बता दी, मतलब राहुल गांधी को बता दी, राजीव गांधी जी की नहीं। तो श्रीमान राजीव गांधी जी भी उत्तर भारत से ही सांसद हैं। उनके पूज्य माता जी, जिनके हठ से राहुल गांधी राजनीति में टिके हुए हैं, जिनके वजह से राहुल जी अब तक कांग्रेस के सर्वमान्य नेता बने हुए हैं, मतलब कहा जाएगा कि वो महिला धृतराष्ट्र है तो कुछ अतिशोक्ति नहीं होगी। वो भी उत्तर भारत से ही लोकसभा में सदस्य हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा, उनकी बहन, उत्तर प्रदेश पर फतह करने के लिए अब अपना आवास परमानेंट लखनऊ में बनाने जा रही हैं और वो उत्तर प्रदेश से ही राजनीति की ककहरा पढ़ने का प्रयास कर रही हैं। इतने तमाम लोगों को उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीयों ने सराहा है, सराखों पर बैठाया है, बिना किसी काम के उनके मनवांछित मुकाम तक पहुंचाया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद वाकई उत्तर भारत के लोगों की समझ कम है। मैं क्षमा चाहता हूं ये व्यंग कहने के लिए, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर भारत के लोगों की समझ होती तो मैं नहीं समझता कि जैसे लोगों को, जिन्होंने उत्तर भारत के लिए कुछ नहीं किया, उनको प्रधानमंत्री तक पहुंचाते। क्योंकि जिस अमेठी से श्रीमान राजीव गांधी जी सांसद रहे लगातार, अभी भी 15 साल से राजीव गांधी जी के पुत्र राहुल गांधी जी सांसद हैं, वहाँ विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ हो, उसके बाद भी वहाँ से जीतते आ रहे हों, तो ये समझ पर ही संदेह किया जा सकता है। राहुल गांधी का कह देना मुझे संदेह करने पर मजबूर कर रहा है। मैं तमाम उत्तर भारत के महानुभावों से विनम्रता से क्षमा चाहते हुए, सादर प्रणाम करते हुए कह रहा हूँ कि अब भी आपके पास समय है कि आप अपने आप को समझदार साबित करें और राहुल गांधी और उनके पार्टी को बताएं कि आप समझदार हैं। कैसे बताएंगे, इस मामले में मैं आपको बहुत समझदार मानता हूं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। तमाम उत्तर भारतीयों से एक बार पुनः मैं क्षमा चाहता हूं। मित्रों, निगम चुनाव इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि उसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा की जाए। मैं जो कि दिल्ली में बैठा हूं, मुझे नहीं लगता कि मैं गुजरात के चुनाव पर बात करूं, पंजाब के चुनाव पर बात, मतलब निगम का स्थानीय चुनाव पर, अहमदाबाद के स्थानीय चुनाव पर बात करूं। लेकिन मैं ये इसलिए मजबूर हो रहा हूँ क्योंकि हम अपने सीनियरों के पद चिन्हों का कॉपी करते हैं, जो वो पद चिन्ह पर चलते हैं उस पर चलने का प्रयास करते हैं। ये हमारा भारत का संस्कार भी है कि आप अपने बुजुर्गों के, वरिष्ठों के, अपने जो आपसे आगे लोग हैं उनके पद चिन्हों पर चलें।
मैं भी यही कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब नगर निगम चुनाव का जब परिणाम आया था तो बहुत लोगों ने बड़ी खुशियां जाहिर की थी, बहुत उतावले थे, बड़ा खुश थे अंदर से कि पंजाब में भाजपा का सुपड़ा साफ। मैंने ये कहा था तब अपने संबोधन में कि पंजाब में कभी भाजपा थी ही नहीं तो साफ कहाँ से हुई। मतलब ये होती ना कि पंजाब में पहले निगम में बहुमत है, सरकार था उसका और अब खत्म हो गया, ऐसा नहीं था। लेकिन लोगों को कहने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए कि किसान आंदोलन ने इतना प्रभावित किया, इतना प्रभाव डाला कि पंजाब से साफ हो गया। मैंने यही कहा था अपने संबोधन में। आज अब गुजरात का परिणाम आया है। गुजरात में तो भाजपा के सीटों के आजू बाजू भी परसेंटेज में भी और पार्टियों ने कोई अपना वर्चस्व नहीं बनाया, अपना संख्या बल नहीं बनाया है। अगर पंजाब का निगम चुनाव किसान आंदोलन के भावना को प्रदर्शित कर रहा था तो गुजरात भी तो इसी देश का है। तो क्या गुजरात का निगम चुनाव वहाँ के किसान आंदोलन के भावना को प्रदर्शित करता है कि नहीं, परिलक्षित करता है कि नहीं, आईना दिखाता है कि नहीं? मेरा प्रश्न आज आपके सामने यही है। अगर पंजाब के निगम चुनाव में हार ये दर्शाता है कि ये लोग, ये काले कानून, उनके शब्दों में जो किसान आंदोलन जिस पर हो रहा है, जिस पर किसान आंदोलित है, वो काले कानून हटाने की मांग को मजबूत करता है, तो आज तो गुजरात के निगम के चुनाव आ जाने के बाद सब साबित हो गया है कि वो काले कानून नहीं है, वो किसान हितैषी कानून है और किसान इसको बनाए रखना चाहता है। क्योंकि लोकतंत्र में लोग या तो हमारे जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पर आकर के वीडियो बना करके कहते हैं कि जी मैं इस कानून के साथ हूँ, और सभी लोग नहीं कह पाते हैं तो वो जनादेश के माध्यम से कहते हैं। ये तब है कि जब अगर पंजाब की हार किसान आंदोलन की वजह से हुई है तो गुजरात की जीत भी तो किसान आंदोलन की वजह से ही हुई है। क्योंकि किसान वहाँ भी है, गुजरात में भी है, अगर पंजाब में है तो। इससे दो चीजें स्पष्ट होती हैं। जैसा कि मेरा मानना है, सरकार भी कह रही थी कि ये जो आंदोलन है वो किसानों का है नहीं, किसानों के लिए है नहीं, और इससे किसान प्रभावित नहीं है, इससे वो बिचौलिए प्रभावित हैं जिन्हें इस बिल से नुकसान होने वाला है, उनकी कमाई मरने वाली है। इस बिल से उन लोगों को नुकसान होने वाला है जो कागज पर किसानी करते हैं, जो गमले में गोभी उगा करके 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ की संपत्ति अर्जित करते हैं। ये उनके लिए नुकसानदायक है। और इस तरह की खेती और इस तरह का कार्यक्रम पंजाब में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पंजाब में खेत उद्योग की तरह से होता है। बहुत ज़्यादा लंबी लंबी खेती होती है, सैकड़ों सैकड़ों एकड़ में लोग खेती का काम करते हैं। और वो मंडियों की बादशाहत है, वर्चस्व है उनका। छोटे किसान उसमें पीसे जाते हैं, बल्कि मैं कहता हूँ कि बिके जाते हैं, उनका कोई नहीं सुनने वाला। तो वहाँ पर मंडी के जो आढ़ती के दलाली लोग हैं, वो लोग छोटे गरीब किसान को कहते हैं कि भाई तेरा तो 2 रुपये किलो ही हम लेंगे। उसकी मजबूरी है कि वो उसी में बेच करके जा रहा है। उसके बाद मंडी का कमीशन, पलदार का कमीशन और बिचौलियों का कमीशन, कई तरह का कमीशन में पैसा चला जाता है। मतलब किसान अनाज लेके जाता है और वहाँ कमीशन में दे करके वापस आ जाता है। वो भी तब जब उसकी बिक जाए, नहीं तो पता चलता है कि ये महीनों महीनों दिन बाहर आ रहा है, उसमें धूप बारिश आई और आपका नुकसान हो गया। वो आपका है, क्योंकि मंडी में खरीद लेने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी तब तक है जब तक आपका तौल नहीं हो जाता। सरकार ये बिल इसलिए लाई थी कि भाई ये छोटे किसानों को इससे मजबूती मिले, छोटे किसानों को राहत मिले और वो भी सम्मान जीवन जी सके। लेकिन आंदोलन बड़े किसानों और आढ़तियों ने इसको कर दिया, और बाद ही में राजनीतिक पार्टियों ने अपना समर्थन इसलिए दिया कि भाई हमको कुछ नहीं मिल रहा है नरेंद्र मोदी के विरुद्ध, तो कम से कम यही सही। इसी वजह से ये आंदोलन चल रहा था। मेरा आज आपसे कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन पंजाब का आईना है, तो गुजरात का भी आईना है। आप बस इसी को देखिए। किसान पर आज इतना ही था। मित्रों, आज 2-3 चीजें और हुई। जिस तरह से किसान आंदोलन को पंजाब का आईना बताया गया था, अब गुजरात का आईना हो गया। उसी तरह से एक आईना और आज दिखाया गया देशवासियों को।
वो मामला था पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दिखाना। आप सबको पता है कि ममता बनर्जी की पुत्रवधू अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर कोयला घोटाले का एक नोटिस सीबीआई देने गई थी कि भाई आप पर एक इल्जाम है, आपके फंड में कुछ 100 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, वो रुपये का खुला नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 200, 500, 1000 रुपया जमा होने की वजह से सीबीआई उनसे पूछी होगी। वो भी कलकत्ता के किसी बैंक में खाता नहीं था, विदेश में खाता था। अब आम जो देशवासी हैं उसको पता है कि विदेश में खाता किनका होता है, किस विदेश से आता है। आम गरीब आदमी का जो ममता बनर्जी रबड़ की चप्पल पहन करके चलते हैं, उनके भतीजे का विदेश में खाता है। और हम सब बेवकूफ़ हैं कि ममता बनर्जी बड़ा ईमानदार है, रबड़ की चप्पल और साधारण साड़ी पहनते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मेरे को ये सुविधा हो कि 1000, 2000, 10,000, 50,000 करोड़ रोज रोज कमा कर रखने का मौका हो तो मैं तो कुर्ता भी ना पहनूं। तो वो तो रबड़ की चप्पल भी और साधारण साड़ी भी पहनती हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं और मुझे 1000, 2000 करोड़ रुपया घोटाला करने का मौका मिले तो मैं तो कुर्ता उतार दूं, क्योंकि कुर्ता कमीज आदमी इसलिए पहनता है ताकि लोगों को पता चले भाई बढ़िया धनी मनी आदमी है, आर्मानी का सूट पहना हुआ है, BMW में चल रहा है, रोलेक्स की घड़ी बांधा हुआ है, आदमी पैसा वाला है। अब जो आदमी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो उसको पैसा वाला बताने की, पावर बताने की, दिखाने की जरूरत मेरे को है कि मैं लोगों को बताऊं मेरे को हल्के में मत लेना। ये देखो रोलेक्स की घड़ी है मेरे पास, ये देखो मेरे पास हीरे की अंगूठी है, ये गले में देखो मोटा मेरा चैन है, तो मुझे ना हो सकता है। अब अगर मेरा नाम रतन टाटा होता, टेल्को के एक्स चेयरमैन, और मुझे क्या जरूरत थी किसी चीज की, नाम ही काफी है रतन टाटा। हाँ अच्छा, फिर मैं चाहे हीरे की पहनूं, तांबे का, अपन लोग कहेंगे नहीं ये कोई उच्च क्वालिटी का होगा, ये हीरा उरा से भी महंगा होगा, टाटा जी ने पहना है। मेरा नाम बिरला होता जी, BK बिरला। अब जब बिरला हो गया तो ये कुर्ता लगता नहीं, ये तो अमेरिका में गए होंगे या फ्रांस में गए होंगे, तो होगा कोई 1000, 2000 करोड़ का। और अगर ये मेरा 10-20 हजार करोड़ का भी कुर्ता होगा तो लोग कहेंगे कि अरे नहीं यार, ये 150 रुपये में फुट पर नहीं मिलता है, तो रकेशवा पाना है ना, तो वो 50-60 रुपये में फुट मिलता होगा, नेहरू प्लस में जाकर दिया होगा, क्योंकि इसके पास पैसे ही कहाँ से। तो ममता बनर्जी का जो लोग सफेद साधारण साड़ी का गुणगान करते हैं, उन्हीं के भतीजे का विदेश में खाता है, भतीजा छोड़िए उनके पत्नी का है, उनके साली का है। उसी विदेश खाते के में हुए ट्रांजैक्शन मतलब जो लेन देन पर सीबीआई पहुंची थी कि भाई ये इतनी मोटी रकम आपको किस खुशी में आई थी, शादी के लगन में मिला था, कोई आदमी मुंह दिखाई दे गया था कि आपकी पोती हुई थी उसके बर्थडे गिफ्ट में मिला था, आप बताइए भाई कहां से आया। ममता बनर्जी सीबीआई पर दबाव बनाने के लिए, ममता बनर्जी आमतौर पर अभिषेक बनर्जी के घर में रोजाना नहीं जाती, क्योंकि वो एक संवैधानिक सीट पर है और ममता बनर्जी अपने उसी टाली वाली मकान में रहने की दिखावा करते हैं। हालांकि वो जो आलिशान बंगलो बनाया हुआ अभिषेक वहाँ बहुत कम जाती हैं, लेकिन आज सीबीआई के जाने से पहले वहाँ गई, जा करके अपने पोती को घर से आई, गाड़ी के आगे से घुमा के फिर घर में पहुंचा दी। उनको पता था कि बाहर कैमरा लगा हुआ है, वो सबके सब लाइव शूटिंग कर रहे होंगे सारे चैनल वाले। ये एक मैसेज आएगा कि ममता बनर्जी के कि अभिषेक छोड़ो, उनकी पत्नी छोड़ो, हम उनके पोती के साथ में है, मतलब परिवार एकजुट है, सीबीआई अपना जांच करे, हम उसमें अड़ंगा लगाएंगे, मैं दबाव बनाने के लिए आ रहे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के लोकल नेता ने कहा कि ममता बनर्जी गई होंगी को टिप देने के लिए कि भाई कैसे बचाव किया जाए, क्योंकि आप फंसी हुई हैं उनको पता है, तो वो उसके बचाव में गई होंगी, वो उनका राजनीतिक प्रश्न है। लेकिन मैं एक सामाजिक आदमी ये कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी को आज वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि आज वो चिट्ठी एक अपराधी को दी गई है जिस पर अपराध बनता है कि नहीं बनता ये जानने के लिए सीबीआई गई थी। और ऐसे आदमी के साथ जा करके फोटो सेशन कराना ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता है। हालांकि वो अब कुछ ही दिन की मुख्यमंत्री है, यही फरवरी मार्च अप्रैल तक के लिए है, लेकिन जब तक लिए हैं तब तक लिए हमारे भारत के संविधान की शपथ ली हुई है, और उस शपथ में ये कहा गया है कि आप किसी अपराधी के साथ नहीं रहेंगे, आप सबके साथ समान न्याय करेंगे। वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वही ममता बनर्जी है जो उनके एक पुलिस अफसर पर जब सीबीआई जांच का नोटिस पड़ा तो वो धरने पर बैठ गए थे कि सीबीआई का जांच चोलवे ना, मतलब हम सीबीआई का जांच करने नहीं देंगे। आखिर पुलिस अफसर से ऐसा क्या
आपका संबंध था जिसकी वजह से आप जांच पर अड़ंगा लगा दिया, हड़ताल पर बैठ गए, ये तो ममता बनर्जी ही बताएंगे। मित्रों, ममता बनर्जी का खेल अब खत्म है मुझे लग रहा है, क्योंकि वो अपने सीट का दुरुपयोग कर रही हैं। अगर एक अपराधी के साथ खुला खड़ा हुआ दिखाने में प्रतीत हो रही हैं तो ये संविधान के सीट पर बैठने के योग्य नहीं है। ममता बनर्जी को इस विषय पर विचार करना चाहिए था। जब बात संविधान और संविधान के सीट पर बैठे लोगों की हो रही है तो पंजाब का बात के बगैर बात पूरा ही नहीं होगा। मित्रों, जैसा आपको पता है कि 26 जनवरी में लाल किला को अपमानित करने के केस में जो 2-3 लोगों का नाम सर्वाधिक उखड़ के आया है, किसान आंदोलन को भड़काने, दिग्भ्रमित करने और लाल किले को अपमानित करने की जो काम किया, उसमें एक लखा है। एक वो जो 2 कौड़ी का हीरो था वो तो अरेस्ट हो गया है, पुलिस उसकी मजम्मत कर रही है, पूछताछ कर रही है। एक लखा करके है, वो विस्फोटक बयान दे रहा है। उसने चैलेंज किया था कि मैं पंजाब में अपना कार्यक्रम करूंगा, पहले से वीडियो बना के बोला था। चूँकि कानून के मुताबिक, चूँकि उस राज्य की पुलिस और राज्य की सरकार से परमिशन लेके ही दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार करती, लेकिन पंजाब सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया और लखा अपने पूरी आतंकी भाषण और जहर उगलने का कार्यक्रम किया और दिल्ली पुलिस को चैलेंज किया कि आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं पूरा पंजाब में घूमूंगा। हाँ ओझा जी नमस्कार। अब ये बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक जगह का अपराधी दूसरे जगह का मेहमान कैसे हो गया। कांग्रेस को ये बतानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को आमतौर पर मैं आतंकवाद विरोधी मानता हूँ। वो आतंकवाद का समर्थन करने वालों में से नहीं है, क्योंकि वो मिलिट्री के आदमी रहे हैं और उनकी राजनीति, देखिए आपको कांग्रेस की राजनीति से असहमत हो सकता है, लेकिन कैप्टन साहब आमतौर पर इस तरह की मजबूर वाला राजनीति नहीं करते हैं। ये उनको कहाँ से मजबूर किया गया ये तो कैप्टन साहब ही बताएंगे। लेकिन मुझे वो दिन याद है कि किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी पंजाब और ये सारी सीमा सील हो गया था, तब कैप्टन साहब भारत के गृह मंत्री से मिलने आए थे। मैं नहीं समझ पा रहा था कि उनको कोई चिट्ठी देने आए होंगे कि लिए ये जवानी के टाइम की चिट्ठी थी, आपके आई लव यू लिखा हुआ था, ऐसा करने नहीं आए होंगे। अपुष्ट सूत्रों से पता चला, हालांकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का बात बाहर लीक नहीं होता क्योंकि बहुत अति गोपनीय होता है, लेकिन लोग जो अनुमान लगा रहे थे वो ये लगा रहे थे कि शायद कैप्टन साहब भारत के गृह मंत्री को कहने आए हैं कि किसान आंदोलन के आड़ में कुछ खालिस्तानी लोग अपना सर उठा रहे हैं और ये पंजाब के लिए बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे सेनाओं ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, पंजाब पुलिस के जवानों ने, खासतौर से जो रिबेरो साहब वहाँ पर थे, रिबेरो साहब ने बड़ा मेहनत किया, बहुत कुचला वहाँ के आतंकवाद के फन को, वो दोबारा से नाश्तार उठाएं, इस बात की कुछ आशंकाएं उनको राज्य सरकार की जो लोकल खुफिया एजेंसी है उसकी इनपुट मिली होगी, तो वो इस विषय पर चर्चा करने आए थे। लेकिन वही कैप्टन साहब आज लखा के आंदोलन को, लखा के मीटिंग को, लखा के जलसे की परमिशन क्यों दिया, ये बात समझ में नहीं आती है। अगर इस तरह की कोई दबाव उन पर थी तो कैप्टन साहब को देश के सामने आकर कहना चाहिए था कि किस खुशी में, किस एवज में उन्होंने लखा को किया था। वो लखा जो दिल्ली में वांटेड है, और वो कोई दिल्ली में पगडंडी और जेब कतरी में वांटेड नहीं है, देशद्रोह में वांटेड है, लाल किला के अपमान में वांटेड है। लाल किला राष्ट्रीय धरोहर है, नेशनल प्राइड है, जहां भारत के प्रधानमंत्री 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं। उस जगह को अपमानित किया, ठीक उसी लोकेशन को अपमानित किया जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। मतलब वो राष्ट्र का अपमान कर रहा है, राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान कर रहा है। ऐसी स्थिति वाले लोगों को आप जलसा करने की इजाज़त देते हैं और दिल्ली पुलिस उसको मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखती है, तो ये बात कैप्टन साहब को बतानी पड़ेगी। मित्रों, राजनीति अलग हो सकती है, राजनीतिक आप अपना कांग्रेस आंदोलन, किसान आंदोलन को कांग्रेस अपने हित में घुमाए, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है, क्योंकि हर आदमी होता है। भाजपा भी विपक्ष में होती तो कांग्रेस आंदोलन को भुलाने का प्रयास करती, मैं इस बात को गलत नहीं मानता। आप किसानों के साथ खड़ा हुए, किसान इसी देश के नागरिक हैं, उनकी मांग जायज़ है कि नाजायज़ है, क्योंकि देखिए मांगना मैं नाजायज़ मानते नहीं। वो लोग चांद को भी जमीन पर मांगने की बात करते, वो भी नाजायज नहीं होता। आप दीजिए ना दीजिए आपकी बस की बात है, लोकतंत्र में विरोध करने का उनका अधिकार है, उस अधिकार को चैलेंज नहीं करते, उसको किया जा सकता है।
लेकिन एक आतंकी को मंच देना और उसको जलसा करने की परमिशन देना, ये गलत बात है। मैं कैप्टन साहब के इस कृत्य की घोर आलोचना करता हूँ। कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इस बात का एक्सप्लेनेशन कैप्टन साहब से लिया जाए कि किस मजबूरी में उस मोस्ट वांटेड को जलसा करने की परमिशन दी जिसको दिल्ली पुलिस खोज रही है। मित्रों, आज 4-5 बातें थी। मैं नहीं चाहता कि उस पर विषय पर बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित किया जाए। वीडियो बंद करने से पहले 2 बातों पर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। पहला बात कि ये जो लोग मोदी विरोध की राजनीति करते हैं, वो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मोदी के विरुद्ध कुछ मिलने को अपना जीत मानते हैं, उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है हमारे गुजरात के जनता ने दिया है। क्योंकि पंजाब में जहाँ निगम में कहीं भाजपा थी नहीं, वहाँ पर भाजपा के जीत ना होने को ये लोग अपना उपलब्धि मानते थे कि ये किसान आंदोलन का परिणाम है। और वहाँ के आंदोलन पर कोई पत्रकार, कोई कथित पत्रकार अपने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में या उसमें नहीं कहा है कि ये गुजरात की जीत किसान आंदोलन पर का कुठारघात है, उन आंदोलनकारियों को जवाब है जो लोग आंदोलन के नाम पर देश को डिस्टर्ब कर रहे हैं और आढ़तियों का मदद कर रहे हैं। आज उनके लिए जवाब था। दूसरा था कि संवैधानिक सीट पर बैठी ममता बनर्जी को उस समय अपने उस अपराधी के घर नहीं जाना था जिस पर अपराध बनता है कि नहीं बनता है, ये जांच करने के लिए देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी जाने वाली थी। उसके ठीक 10 मिनट पहले उनको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। यह संविधान का अपमान है। और तीसरा, कैप्टन अमरिंदर जैसे सुलझे हुए राजनीतिज्ञ को ये शोभा नहीं देता कि वो दिल्ली के मोस्ट वांटेड को जलसा करने की परमिशन देते। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं राकेश परमार सादर प्रणाम करता हूं। और इन प्रश्नों से अगर आप सहमत हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की सामाजिक विषयों पर रोजाना अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।